साल 2024 के आगाज से ही चुनावी शुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। पहले लोकसभा चुनाव और अब क्योंकि जो कयास थे कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में साथ साथ होंगे, उनको एक तरह से विराम सा मिला है। लेकिन सबसे हॉट सीट के रूप में मानी जाने वाली भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर किस तरह के समीकरण रहेंगे, क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किनको टिकट मिलने की उम्मीद है और क्यों मिल सकती है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इंडिया न्यूज में आज खास तौर पर वरिष्ठ पत्रकार और यूं कहिएगा कि करीबन 45 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे राजनीतिक विश्लेषण की बात करें या तमाम तरह की खबरों की बात करें, लगातार जो है अपना योगदान देते आए हैं। अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। सर राम राम। जी राम। इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले नमस्कार। पहला सवाल सर यही कि लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किस तरह का सिनेरियो देखते हैं आप, फिलहाल अगर बात करें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें। देखो, हरियाणा का जहाँ तक प्रश्न है, हरियाणा के अंदर थोड़ा सा देश से अलग, थोड़ा सा अलग है। कारण क्या है कि यहाँ पर विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर अकेले लोकसभा को नहीं देख सकते हम, थोड़ा विधानसभा का भी असर आ रहा है। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं वो एक तरह के कॉमन मुद्दे हैं। हाँ, लोकसभा में एक नया जो मुद्दा आया है वो राम मंदिर को लेकर मुद्दा आया है। तो आगे चल के ये मुद्दा कितना हावी रहता है और दूसरे मुद्दे जो अभी गौण हैं वो कितने ऊपर उठते हैं, ये समय के साथ पता चलेगा। परंतु इतना जरूर है कि हरियाणा का चुनाव दूसरे जो स्टेट्स हैं या दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे अलग रहेगा। जाहिर तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की चर्चा करते हैं सर। आपने पूरे हरियाणा की पत्रकारिता की है। मुझ सरीखे न जाने कितने जो है नवोदित पत्रकार थे जो आपकी छत्र छाया में यूं कहिएगा कि आपके साथ जो इस पत्रकारिता के जो पेड़ को जो आगे बढ़ाया था, पौधे को सींचा था। तो भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करेंगे सर। आपका लंबा चौड़ा तजुर्बा है राजनीतिक विश्लेषण को लेकर के, राजनीतिक पत्रकारिता को लेकर के। यहां अगर पहले बीजेपी की बात करें, आपको क्या लगता है इस बार क्या सीट और टिकट बदली जा सकती है? क्योंकि और भी कई सारे दावेदार जो है इस इलाके में भिवानी महेंद्रगढ़ में जो है ताल ठोंकते देखे जा रहे हैं। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे हरियाणा में चर्चा है अब की बार 6 से 7 सीटें बदले जाने की। परंतु मेरा ये मानना है कि भिवानी तब बदला जाएगा जब 10 की 10 सीटें बदली जाएंगी। अगर 7 सीटें भी बदली जाती हैं तो भिवानी नहीं बदली जाएगी। भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ तक मेरी सूचना है, खासतौर पर गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़, इन सीटों पर कैंडिडेट पार्टी नहीं बदलने जा रही। उसका एक मुख्य कारण है कि तीनों सीटों पर भाजपा अपने आप को मजबूत मानती है और जो कास्ट समीकरण है भाजपा को सूट करते हैं। यहाँ पर चर्चा है दूसरे कैंडिडेट्स की, खासतौर पर भूपेंद्र यादव जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं जी, उनकी चर्चा है। परंतु भूपेंद्र यादव जी बेसिकली गुड़गांव जिले से मूलतः रहने वाले हैं और फिलहाल उनका जो कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान का है। उनके नाम की चर्चा आई है क्योंकि कई ऊपर से ये बात आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा के मेंबर्स को कहा है कि वे चुनाव की तैयारी रखें, तो इसलिए ये चर्चा आने लगी। लेकिन जहाँ तक उनके साथ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भूपेंद्र यादव जी भिवानी की बजाय अलवर से चुनाव लड़े, जो बालकनाथ जी ने खाली की है सीट। क्योंकि वहाँ पर एक तो उनका राजस्थान उनका क्षेत्र है, भिवानी में उनको एक दिक्कत है। अगर भिवानी में वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ जो कास्ट समीकरण है उनको ज़्यादा सूट नहीं करेंगे। अगर भिवानी में भारतीय जनता कांग्रेस किसी जाट को मैदान में उतारती है तो वो भाजपा के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्षेत्रवाद की बात आ जाएगी। और अगर साथ ही कांग्रेस किसी अहीर को ले आती है वो भी एक मजबूत कैंडिडेट रहेगा। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का रिस्क लेगी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के मामले में। यानी यूं माना जा सकता है कि धर्मवीर सिंह की सीट को लेकर अभी भी जो है कोई संशय नहीं कहा जा सकता है। चर्चा ये थी सर कि भूपेंद्र यादव जी ने जो है भिवानी में दफ्तर भी खोलने के लिए कवायद शुरू की थी, आवास भी लेने की जो है चर्चाएं थी, इस तरह की चर्चाएं आई थी सामने। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हाईकमान ने जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं, चाहे उसमें आपके अभी जिनका समय खत्म हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब जी और रामचंद्र जांगड़ा जी और आपके ये भूपेंद्र यादव जी, जो नो डाउट भिवानी से नहीं है, वो
लेकिन उनसे भी ये कहा गया है कि आप तैयारी रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंप्रीहेंसिव तरीके से चलती है। वो पहले ओवरऑल एक फैसला लेती है कि हमने अपने राज्यसभा के कैंडिडेट्स को मैदान में हम उतार सकते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि किस सीट पे हमें जरूरत है उतारने की या नहीं उतारने की। तो जो उनका एक बेसिक फैसला था वो ये था कि पूरे देश में उन्होंने अपने राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स हैं, कई ऐसे राज्यसभा के कैंडिडेट हैं जो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने एज ए मंत्री बन के, आपके रेलवे मिनिस्टर हैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो इस तरह के उन्होंने पूरे हरियाणा में भी जो राज्यसभा वाले हैं उनको भी कहा तैयारी करो। तो उसी के तहत आपके भूपेंद्र यादव जी ने भिवानी के अंदर अपना पार्टी के आदेश के अनुसार अपना ठिकाने भी देखे हैं, अपने लोगों से संपर्क भी किया है। परंतु जब टिकटों का फैसला होना है वो अभी नेक्स्ट स्टेप है। वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनका एक क्राइटेरिया है जिसका लंबा चौड़ा किसी को नहीं पता, तो जो उनका क्राइटेरिया है वो एजेंसीज पे भी डिपेंड करते हैं, वो अपने उनके सोर्सेज भी हैं, उसके हिसाब से फिर वो कैंडिडेट आगे डिक्लेयर करें। चलिए सर, बीजेपी के बाद कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस में भी कई सारे दावेदार हैं, हुड्डा गुट की तरफ से चाहे राव दान सिंह की बात करें, चौधरी बंसीलाल की सुपुत्री जो है श्रुति चौधरी की बात करें। हालांकि 3 रोज पहले यहाँ पर जब संदेश यात्रा आई थी तब का ऐलान तक कर दिया था कि वो जो है यहीं से कैंडिडेट होंगी। श्रुति चौधरी राव दान सिंह में से किसका पलड़ा भारी देखते हैं अगर टिकटों के वितरण की बात की जाए, और किस तरह से जो है जस्टिफाई किया जा सकता है? देखो, दोनों का अपना अपना एक प्रभाव है और दोनों अपने आप में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नेगेटिविटी दोनों के साथ चलती है। श्रुति चौधरी जहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मजबूत हैं, दान सिंह महेंद्रगढ़ में, अहिरवाल क्षेत्र में जो है मजबूती। दान सिंह को एक एडवांटेज हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ये है कि जो जाट वोट है और जो अनुसूचित जाति में चमार वोट है वो अब की बार थोड़ा सा बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई देता है। तो आप अहीर का वोट लेते हो, साथ में ये वोट भी लेते हो, तो एक बार मजबूत आपकी दावेदारी आ जाती है। श्रुति की बात करते हैं तो श्रुति को भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज ए होल, ये अकेले जाट नहीं दूसरी कम्युनिटीज़ को भी वोट मिलता है, क्योंकि जो बंसीलाल की एक विरासत है उनके पास साथ, और जो बंसीलाल और जो सुरेंद्र सिंह का यहाँ वोट बैंक है एक लंबा, तो वो उसको हेल्प देता है। तो दोनों अपने आप में मजबूत कैंडिडेट हैं। बाकी हाईकमान क्या फैसला लेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गठबंधन का अभी कुछ नहीं खुला है, कोई पत्ते नहीं खोले गए हैं कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पूर्व सांसद और जेजेपी के जो संस्थापक अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला, ये संकेत देते आए हैं कि भिवानी हिसार उनकी परंपरागत सीटें हैं, वहां से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, इस तरह के संकेत दिए हैं। वो खुद भी अगर कोई टेक्निकल या कोई लीगल इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई तो वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। लगता है सर आपको कि वो चुनाव मैदान में अगर आते हैं तो कोई असर पड़ेगा इस फाइट पर, इस लड़ाई पर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पर? देखो, ये पहले तो ये देखने का विषय है कि गठबंधन रहता है या नहीं रहता। आपने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी भिवानी आए थे, उनसे जब बाइट ले रहे थे आप लोग, आपने बाइट ली इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जी, तो उन्होंने ये कहा था मुख्यमंत्री, ये एक रणनीतिक फैसला होगा। एक तो होता है कि हमारा अटूट गठबंधन मिल बैठकर फैसला करेंगे, जब जो एक होता है रणनीतिक फैसला जी, तो कहीं ना कहीं भाजपा के दिमाग में दोनों बातें हैं। रणनीति उनको ये कहती है कि तुम्हारे को ये फायदा देगा गठबंधन तो गठबंधन करेंगे, अगर हो सकता है नहीं दे रहा होगा तो नहीं करेंगे, बट रणनीति फिर भी रहेगी। अगर वो इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ते परंतु पर्दे के पीछे फिर भी इकट्ठे लड़ेंगे चुनाव, मैं दावे से कह सकता हूँ। और अगर गठबंधन के तहत लड़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो आपकी हिसार सीट है जहाँ दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ से दावेदारी ज़्यादा रहेगी। उनकी कहने को तो चलो भिवानी भी कहा जाता है, 100 बात होती हैं, परंतु अगर वो अलग में भी लड़ते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी अगर भिवानी में कहीं अगर रिमोट चांसेस है जो कि किसी अहीर को उतार देती है तो स्वाभाविक है कि अगर जेजेपी रणनीतिक फैसले के तहत किसी जाट को उतारती है तो उसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को होगा। तो ये एक रणनीतिक फैसला हो सकता है। जाहिर तौर पर पलड़ा किसका भारी दिखता है सर? राम मंदिर का कोई मुद्दा लोकसभा चुनाव में, जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वो शायद हावी रहेगा, संभवतः दिखाई भी देता है, क्योंकि मोदी लहर का जो जिक्र किया गया था, लहर तो अलग बात है, दिगर बात है, लेकिन उसका असर कुछ दिखेगा 10 सीटों पर? देखो, बिल्कुल असर है। जो हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी थी, ऐसी बात नहीं, हरियाणा में 10 साल से सरकार आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, नो डाउट सरकार ने कई बहुत अच्छे कार्य भी किए, परंतु उसके बावजूद भी हर एक सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको
किसी हद तक राम मंदिर के मुद्दे से एक ढकाव मिला है, एक ओढ़ लिया उसने उसको, उस कमियों को काफ़ी हद तक उसने कम किया है। तो ये कितने समय तक लोगों के जहन में रहेगा या फिर वही एंटी इनकम्बेंसी उखड़ के आएगी, ये चुनाव की घोषणा या उसके और आगे हम बढ़ेंगे तब तक जाके क्लियर होगा। बीजेपी के नेता ये कहने से कतई गुरेज नहीं करते कि टिकट किसी को मिले लेकिन वोट मोदी जी को मिलेंगे। वो आश्वस्त मानते हैं, पहले भी 10 सीटें जिस तरह से जीतने की बात कही गई थी, एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि इस बार तो खुले तौर पर 10 सीटें जीतेंगे। यहाँ मुकाबले की बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ जी सर। ये वो बीजेपी की एक रणनीति है, वो लोग अपने स्तर पर ये फैसला पहले ही ले लेते हैं कि हमने रणनीति बनाई जाती है, हमने ये कहना है हमारी 10 सीटें आएंगी, हम 400 पार जाएंगे, हम 300 पार जाएंगे, हम 70 पार जाएंगे, ताकि ये एक यानी कि दूसरे को साइकोलॉजिकली डाउन करने का एक तरीका है। तो उसमें वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा हो पहले 300 पार की बात आई थी, अब 400 पार की बात आई, अब 70 पार की बात आई, तो जरूरी नहीं है कि जो बातें कही जा रही है वो सिरे भी उतर जाए। मुकाबला भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें सर, हाँ। मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में रहेगा या तीसरा दल बीच में आता है, जेजेपी अगर आती है, रणनीतिक एक जो स्ट्रेटेजी के तहत अगर आती है तो मुकाबला उसके बाद कहीं डाइवर्ट होगा? नहीं, चुनाव का मुकाबला ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा। भारी किसको देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में सर? आज के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी भारी दिखाई देती है, परंतु कैंडिडेट पे फिर डिपेंड करेगा। अगर आप कैंडिडेट नए उतारते हो तो कांटे की भी टक्कर है, ऐसी बात नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका कैंडिडेट कौन। आम आदमी पार्टी का क्या सीन रहेगा सर, किस तरह से भूमिका रहेगी? एक्चुअली लोग आजकल वोट बिल्कुल अपना हर कोई ये सोच के डालता है वोट की मैं अपना जीत में वोट डाल रहा हूँ। तो आम पार्टी इतनी रूट्स नहीं फैला पाई अभी इस इलाके में, तो ज़्यादा मुकाबला दोनों के बीच है। वो तो हाँ, वो जरूर अगर वो नहीं खड़ा करेंगे तो वो विपक्ष को जरूर चला जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, विचारक, चिंतक और करीबन जैसा मैंने जिक्र किया था कि 45 साल से लगातार राजनीतिक पत्रकारिता करते आ रहे हैं और हर चुनाव पर पैनी निगाह इनकी रहती है हर बार, चाहे उपचुनाव की बात करें, मध्यावधि चुनाव की बात करें या फिर जो मुख्य चुनाव है लोकसभा के, विधानसभा के, हर चुनाव में सटीक विश्लेषण जो है देखा जाता है। एक सर्वे की बात भी आती है सर कि सर्वे के आधार पर भी कुछ टिकटों का वितरण हो सकता है। बिल्कुल, दोनों पार्टियां, अब आप भारतीय जनता पार्टी के जो सीरियस किस्म के नेता उनसे बात करके देखो, उनका यही कहना है भाई हमारे यहाँ पर टिकटें किसको मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसका पता तो सिर्फ 3 आदमियों को बस, और किसी को नहीं पता। कांग्रेस ने भी अपने लेवल पे 3-3 एजेंसियां हायर करी हैं, बीजेपी ने तो मैं 3 कहता हूँ, मेरे हिसाब से दर्जनों एजेंसियां हायर की हैं। हर एंगल से उन्होंने देखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट उतारे जाएं, उसका एक डाटाबेस तैयार किया गया है और अब उसके आधार पर ही टिकटें उसको दी जाएंगी। जाहिर तौर पर शुक्रिया सर दोबारा से अजय मल्होत्रा जी। और एक तरह से जो है इस बार का चुनाव अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो काफी रोचक रहने वाला है। हालांकि ये कयास लगाए गए थे कि चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि सिटिंग एमपी हैं उनकी टिकट कट सकती है, इस तरह के कयास लगाए गए थे, लेकिन गहन मंथन किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विगत में यहाँ आए थे और एक कमरे में एक मंथन भी हुआ था और कहीं कई तरह की चर्चाएं भी जो है हुई थी। लेकिन फिलहाल सार यही है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर बात कांग्रेस की करें, पूरी तरह से रणनीतिक फैसले लेंगी, पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है निर्णय लिया जाएगा। कौन कैंडिडेट उतारे जाएंगे, कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे, मुकाबला हालांकि रोचक रहेगा, लेकिन निगाहें पहले इस बात पर हैं कि आखिर टिकट किसको मिलेगी। गठबंधन की बात दिगर है, गठबंधन रहेगा अथवा गठबंधन से इतर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बार जो चुनाव रोचक रहने वाला है। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, जय राम जी की।